मैं कंचन। हम कर रहे थे +1 का इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार, जिसमें हमने इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ, कहाँ से हुआ, उसके विषय में पढ़ा है। फिर जैसे हमने पढ़ा अरब में इस्लाम का उदय और धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति के विषय में पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने जैसे इसके अंदर और पॉइंट हैं, खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण के विषय में। और फिर उम्मयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण पढ़ा। और फिर अब्बासी क्रांति के विषय में पढ़ा। फिर जो खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय, और फिर धर्म युद्ध भी पढ़ा हमने 3-4 प्रकार से। और अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। अर्थव्यवस्था जो है वो कोई भी देश है या कोई भी समाज है तो उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर और वाणिज्य पर जो है वो निर्भर करती है। तो इसी के अनुरूप ही हम पढ़ेंगे कि जो नए जीते क्षेत्र जो बसे हुए थे, लोगों का प्रमुख व्यवसाय वहाँ पर कृषि था। इस्लामी राज्य में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। ज़मीन के जो मालिक थे वो बड़े और छोटे किसान थे। कुछ जगह पर बड़े किसान थे तो कुछ जगह पर छोटे किसान थे। और खेती जो है वो किसानों के द्वारा की जाती थी। और जैसे जो ईरान और इराक में ज़मीन थी वो काफ़ी बड़ी इकाइयों में जो है वो बटी हुई थी। और इसके बाद जैसे जो पशुचारण किया जाता था, यानी कि जो पशुओं को चराया जाता था, उसके लिए गांव के अंदर एक सांझी ज़मीन जो है वो छोड़ी जाती थी और उसको ऐसे परती छोड़ दिया जाता था जिसके ऊपर घास आदि जो है वो उग जाता था। और जो पशु पालने वाले लोग थे वो उस पर पशु चराते थे। और कृषि भूमि पर जैसे जो भूमि इस धीरे धीरे राज्यों के अधीन हो गई। और फिर जैसे जो राज्यों के अधीन थी तो वो राजा लोग क्या करते थे, तो जो उन्हीं मुसलमानों को देते थे जो विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्य होते थे। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था। तो जो विजय का काम पूरा होने पर अपनी अधिकांश आय भू राजस्व से प्राप्त करता था। भू राजस्व क्या होता है कि भूमि के ऊपर जो कर लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता था कि जैसे कहीं पर तो जो कर होता था उसको जो मुसलमान लोग थे वो खराज कहते थे। और खेती की स्थिति के अनुसार, पैदावार के अनुसार कहीं पर तो आधा हिस्सा और कहीं पर 5वें हिस्से तक, 1 से लेकर के 5वें हिस्से तक जो है वो कर के रूप में ले लिया जाता था। और जो ज़मीन मुसलमानों के पास होती थी उनसे ये खराज या कर जो है वो कम लिया जाता था। और अन्य जो लोग होते थे, जो गैर मुसलमान लोग होते थे, उनसे ये कृषि कर अधिक लिया जाता था। जिसके कारण लोगों ने क्या किया कि मुस्लिम धर्म को अपनाना जो था वो स्टार्ट कर दिया। अब कृषि के विषय में हमने देखा। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो शहरीकरण। तो शहर क्या था, शहर के अंदर जैसे 2 केंद्र में 2 भवन जो समूह होते थे, वहाँ पर सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें एक मस्जिद होती थी जहाँ सामुदायिक नमाज़ पढ़ी जाती थी और वह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे जाती थी। दूसरा भवन जो होता था वो समूह केंद्रीय मंडी था, जिसमें दुकानों की कतारें लगी होती थी, व्यापारियों के आवास और सराफ का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों और विद्वानों, व्यापारियों के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिक और सैनिकों में रहने के लिए बाहरी घेरे में मकान होते थे। और प्रत्येक जो घेरे बनाए जाते थे बाहरी, उनमें प्रत्येक घेरे के अंदर मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जो है या सिनेमा घर वो भी होते थे। और सार्वजनिक स्नानागार, एक महत्वपूर्ण सभा स्थल भी होता था। और शहर के बाहरी जो इलाके होते थे वहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते थे और उनके मकान होते थे। और शहर के बाहर अस्वच्छ दुकानें
जैसे जो चमड़ा साफ़ करने की दुकानें, जो रंग करने की दुकानें, कसाई की दुकानें होती थी, वो शहर के बाहर होती थी। शहर को दीवारों के बाहर जो है कब्रिस्तान भी होते थे, सराय भी होते थे। जो लोग जैसे बाहर से आते थे तो शहर के दरवाजे जब बंद हो जाते थे तो जो सराय एक किस्म की धर्मशाला होती है, उसके अंदर लोग आकर के ठहर जाते थे। उसके बाद है जो वाणिज्य जो है उसके अंदर जैसे व्यापार जो है वो किया जाता था, और व्यापार जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भी किया जाता था। और जैसे इसमें बताया गया है कि जो राजनीतिक जो खाद्य पदार्थ होती थी, जो जैसे विलास की वस्तुएं होती थी, और जो शहर में रहने के लिए जो भी वस्तुएं होती थी तो वो दूसरे शहरों से है जो वो मंगवाई जाती थी। और जैसे ईरानी व्यापारी थे, अरब और ईरान व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार होता था। और व्यापार दो मुख्य रास्तों से लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। और लंबी दूरी के व्यापार के लिए जो है उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे मसालों, कपड़े, चीनी, मिट्टी की चीज़ों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर से लाया जाता था, और फिर वहाँ से ऊँटों के काफ़िलों पर बगदाद ले जाया जाता था और उसे भंडार गृहों में जो है रखा जाता था। और मैगज़ीन का मूल है, जैसे भंडार गृह है जो है वो वहाँ पर होते थे, तब स्थानीय खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए भी उसको ले जाया जाता था। और मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफ़िले भी बहुत बड़े होते थे, जो हज की यात्रा पर जो है उस समय हिंद महासागर से नौ चालक और मौसम के अनुसार जो है वहाँ से जाते थे। तो काफ़िले जैसे जो है ऊँटों पर सामान के लिए भी जाते थे, और मक्का की हज के लिए भी यात्रा करते थे। उसके बाद जो है वो है शिक्षा या विद्या और संस्कृति। इसके अंदर क्या है कि जब लोग संपर्क में आते गए तो जैसे संपर्क में आने के बाद मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई भी आई, तो मुसलमान समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार भी करना पड़ा और ईश्वर और संसार से जुड़े मुद्दों से भी उनको जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि रचना का क्या उद्देश्य है, और कोई व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है, कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए, जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए और अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का ज्ञान जो है वो इकट्ठा किया। फिर धार्मिक विद्वानों के लिए कुरान से, जैसे जो धार्मिक विद्वान थे वो कुरान को पढ़ते थे और कुरान में लिखे जो शब्द थे उनको